हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ सीबीएसई जंक्शन। बच्चों सीबीएसई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं। साइंस में केमिस्ट्री देख रहे थे हम लोग, और केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर में ये हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से एक एक चीज़ को कवर करा हुआ है। हमने एसिड को बहुत ही बढ़िया से पढ़ा था, बेस को फिर हमने पढ़ा, फिर पीएच वैल्यू क्या होता है पिछले क्लास में मैंने आपको वो बताया बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बढ़िया से। तो आई होप आपने उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्ट्स के बारे में। हमने ऑलरेडी एसिड और बेसिस को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं हम लोग, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, सॉल्ट्स। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी किताब लेकर सामने बैठो, फटाफट हेडिंग लगाओ क्या, सॉल्ट्स। जल्दी हेडिंग लगाइए, सॉल्ट्स। बच्चों सॉल्ट होता क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि सॉल्ट एक प्रोडक्ट है किस चीज़ का। तो जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डालते हैं तो क्या होता है कि एसिड बेस के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, बेस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर करके एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं क्या, सॉल्ट। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब अगर कोई चीज़ एसिड है दैट मीन्स कि उसके अंदर में हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर कोई चीज़ बेस है उसके अंदर में हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे, और जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो H और OH एक दूसरे को कैंसिल आउट करके H2O बनाएंगे, और चूंकि H2O न्यूट्रल होता है दैट मीन्स अभी सॉल्ट के साथ साथ यहाँ क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, वाटर। कहने का मतलब बच्चों व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट्स एंड वाटर। जब हम किसी एसिड को किसी बेस में डालते हैं तो वो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर इमिट करता है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस प्रक्रिया में हमको सॉल्ट मिलता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, फटाफट आप छाप लो। उसके ऊपर पहले एक डायग्राम बना लेना कि एसिड उल्टा हो गया, यहाँ पे लिख लो बेस, और यहाँ ये सामने में है एसिड। अब क्या होगा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। देखो ये HCl ब्रेक डाउन हो जाएगा H प्लस में Cl माइनस में, यहाँ ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में OH माइनस में, और ये OH माइनस इस H प्लस के साथ जाके H2O बनाएगा, और NaCl के साथ जाके NaCl बनाएगा। तो यहाँ पर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जो है सो जानेंगे, और यहाँ जो सॉल्ट होगा वो हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो आपको ये बात बहुत ही बढ़िया से याद रखना है। एक और देखो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ HCl, और HCl के साथ हमने क्या लिया हुआ है, NH4OH, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के साथ में वाटर का फॉर्मेशन जो है सो हो रहा है। बच्चों अब उसके बाद अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो एक इंपॉर्टेंट बात आप लिखिए, IMP लगा करके लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉल्ट्स को पढ़ते समय जितने भी सॉल्ट्स हम लोग अभी बनाएंगे वो सारे के सारे जो सॉल्ट्स होंगे वो एक आयोनिक कंपाउंड होंगे। क्या होंगे वो, आयोनिक कंपाउंड होंगे। तो आप फटाफट लिखिए इंपॉर्टेंट में कि these salts are ionic compounds। बच्चों जब चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह के कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स कहने का मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट किसी भी फिक्स रेशियो में मिल करके एक नए नेचर वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ वो कंपाउंड, देखो कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होगा, बंधा हुआ रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा, तो उनके बीच में देयर मस्ट बी अ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं बाउंड, बंधन। सपोज करो अगर मैंने तुमको कहा H2O, तो आपको समझ में आ रहा है ये H और ये O, इन तीनों ही एलिमेंट्स के बीच में देयर आर क्या है, वहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड। तो उस बॉन्ड के वजह से अलग अलग टाइप के बॉन्ड के वजह से अलग अलग टाइप का कंपाउंड पॉसिबल है। अगर हमारा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। अगर हमारा बाउंड कोवेलेंट बाउंड होगा तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, और अगर हमारा बाउंड कोऑर्डिनेट बाउंड होगा तो हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 4 में जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। अभी बस आप ये याद रखो कि जितने भी तरह के सॉल्ट्स होते हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आयोनिक कंपाउंड के बारे में कि किस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आप समझिए, कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का जरूरी है। अगर ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आयंस हो जाएं
क्या हो जाएं, आयन्स हो जाएं। कहने का मतलब वो सारे कंपाउंड्स जो आयन से मिलकर बने होते हैं हम उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। समझ में आया? वो सारे ही कंपाउंड्स जो आयन से मिलकर बने होते हैं हम उसको बोलते हैं क्या, आयोनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर सर आयन क्या होता है, तो क्लास 9th में आपको ऑलरेडी ये बात पढ़ाया जा चुका है, मैं फिर से नहीं बताने वाला आयन क्या होता है ना। किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को हम आयन कहते हैं। लाइक सपोज करो तुम्हारे पास कोई एटम है, वो एटम जब अपने आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या गेन कर लेगा, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से उसके ऊपर में चार्ज आ जाता है। वही चार्ज्ड पार्टिकल कहलाता है क्या, आयन। और चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स कि केट आयन बनाएगा, और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो एनायन बनाएगा। यानी इस तरीके से जो टोटल आयन है वो दो टाइप के होते हैं, केटायन और एनायन। जो केटायन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो एनायन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर कोई एक केटायन और एक एनायन आपस में बंद करके कोई एक कंपाउंड बना ले, तो चूंकि इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में आयन्स यूज हुए हैं, तो इसलिए इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले वाले इक्वेशन में हमने क्या करा था, हमने एक HCl लिया था और साथ में हमने NaOH लिया था। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब हमने इन दोनों को मिलाया था तो मिलके बना था NaCl + H2O। बच्चों इस केस में NaCl जो बना यही क्या है, हमारा सॉल्ट है ना जी, बिल्कुल यही आपका सॉल्ट है। लेकिन जब आप इस सॉल्ट को माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि ये सॉल्ट बना हुआ है Na+ और Cl- से। अगर आप माइन्यूटली देखोगे ना यहाँ पर बना कैसे, तो Na+ एक केटायन है और Cl- एक एनायन है। तो यहाँ दो डिफरेंट टाइप के आयन्स के मिलने के वजह से कंपाउंड बना है, इसलिए इस कंपाउंड को हम बोलेंगे क्या, आयोनिक कंपाउंड। इसका मतलब जितने भी तरह के सॉल्ट्स बनते हैं वो सारे ही एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, आयोनिक कंपाउंड्स के। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। फटाफट इसको छापो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, pH ऑफ सॉल्ट्स। जल्दी थोड़ा फास्ट करिए। अगला टॉपिक लिखिए, pH ऑफ सॉल्ट्स। चलो जल्दी से फटाफट बताओ, एक सॉल्ट का pH क्या होगा। फास्ट, हर एक बच्चा सोचिए एक सॉल्ट का pH क्या होगा। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सॉल्ट का pH क्या होगा, 7 होगा। दैट्स बिकॉज कि सॉल्ट बनता कैसे है, तो एसिड और बेस से मिलके बनता है। तो जब एसिड और बेस से मिलके बनता है तो एसिड एसिडिक, बेस बेसिक, दोनों जब मिलेगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन 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 सॉल्ट का pH जरूरी नहीं है कि हमेशा 7 ही हो। ये केवल एक केस है जब 7 होगा। हो सकता है कि ये 7 हो सकता है कि 7 से कम हो, मतलब pH <7 हो सकता है कि pH <7 हो। तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है सॉल्ट्स को लेकर के। डिपेंड करेगा कि वो सॉल्ट बन किन किन एसिड और बेस से मिलकर रहा है। ये बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए उसके नीचे लिखिए फटाफट से। यानी अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि pH ऑफ सॉल्ट इज इट कैन बी 7, इट कैन बी <7 और इट कैन बी <7। अगर हमारा pH जो है सॉल्ट का <7 होगा तो वो कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। अगर सॉल्ट का pH <7 होगा तो एसिडिक सॉल्ट होगा, और अगर सॉल्ट का pH 7 होगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो तीनों ही चीज़ पॉसिबल है, आपको इसमें ध्यान देना है बस। चलिए तो फटाफट से आप हेडिंग लगा लीजिए नेक्स्ट। उसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जल्दी, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, pH के अंदर में ही ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट होगा। सबसे पहला लिखिए आप केस 1। केस 1 में लिखो, इस बार जो हम सॉल्ट बनाएंगे वो हम बनाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। किससे बना रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक काम करो, एक नया पेज ले लेते हैं। चलो एक बात ध्यान से सुनो, हम लोग सॉल्ट के pH को मेजर कर रहे हैं। देखो सॉल्ट बनता कैसे है, जब हम लेते हैं एसिड और उसके साथ हम लेते हैं बेस, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। इतना बात तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एसिड को ले लूँ स्ट्रॉन्ग, एसिड को कैसा ले लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग, ये हमारा है केस 1। अगर मैंने एसिड को लिया स्ट्रॉन्ग लेकिन बेस को मैं ले रहा हूँ वीक, मतलब when a strong acid reacts with a weak base, इस केस में जो सॉल्ट बनेगा, देखो यहाँ भी तो सॉल्ट बनेगा, लेकिन यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो चूंकि एसिड स्ट्रांग है तो एसिड अपना नेचर ले करके आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा।
कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। मतलब एसिड और बेस में से जो स्ट्रांग होगा वो अपना नेचर सॉल्ट के अंदर में छोड़ के आएगा। थोड़ा सा आप समझिए इस बात को। देखो, स्ट्रांग को तुम अपने दिमाग में बिठा लो 5 और वीक को तुम अपने दिमाग में बिठा लो 2। समझ में आ रही है बात? स्ट्रांग कहने का मतलब 5 और वीक कहने का मतलब 2। तो अगर एसिड हमारा स्ट्रांग है तो उसके पास 5 H+ आयन होंगे। दैट मीन्स 1, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए रखा है ऐसा, 1 2 3 4 एंड 5। ये बात समझ में आया? यानी स्ट्रांग एसिड होगा तो उसमें H+ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वीक बेस है तो उसमें OH कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। कम कहने का मतलब हमने अभी 2 माना हुआ है ना, तो आप बस 2 रखिए। अब देखो होगा क्या कि बेस का 2 हाइड्रोक्साइड एसिड के 2 हाइड्रोजन आयन के साथ मिल करके 2 वाटर फॉर्म कर लेगा, लेकिन ये जो 3 H+ अभी भी बच गया वो तो अभी भी प्रेजेंट रहेगा आपके सॉल्ट में। तो इसका मतलब है कि हमारा सॉल्ट अभी भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में अभी भी प्रेजेंट है क्या चीज़? H+ कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रही है बात? अगर दोनों सेम हो जाता 5 H+ 5 OH-, यानी स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, तब बनता न्यूट्रल सॉल्ट। कहने का मतलब सॉल्ट के केस में हमेशा ही उसका pH 7 हो, ये जरूरी नहीं है, देखना पड़ेगा कि एसिड कैसा है बेस कैसा है। तो केस 1 आपको समझ में आया। इस केस में जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक। आप लिख लीजिए एसिडिक सॉल्ट और उसके बाद उसके सामने लिखिएगा इसका pH < 7। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल ले लीजिए फटाफट जल्दी से। एक स्ट्रांग एसिड का नाम बताओ। HCl, वेरी गुड। एक वीक बेस का नाम बताओ। NH4OH, है ना? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और साथ में वाटर। यहाँ भी तो सॉल्ट बन रहा है, लेकिन ये सॉल्ट कैसा है? ये एसिडिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि एसिड हमारा स्ट्रांग है और बेस हमारा वीक है। समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो उसके बाद हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, केस 2। एक एक एग्जाम्पल सबका याद रखना है। केस 2। अब एक काम करो, एसिड को कर दो वीक, एसिड को कर दो वीक और बेस को कर दो स्ट्रांग। फिर से वही बात, मैंने स्ट्रांग को बोला था 5 और वीक को बोला था 2। तो अभी क्या होगा? एसिड वीक है मतलब केवल 2 H+ होगा और बेस स्ट्रांग है मतलब OH- बहुत सारा होगा, 5 को होगा। 1 2 3 4 और 5। तो 2 तो 2 कैंसिल कर देगा, लेकिन इधर 3 OH और बच गया जो कि सॉल्ट को कैसा बना देगा? तो बेसिक बना देगा। यानी अब क्या मिल रहा है आपको? बेसिक सॉल्ट मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है? वाटर। इस केस में आप लिखिए बेसिक सॉल्ट और यहाँ पर जो सॉल्ट का pH होगा दैट मीन्स कि pH ऑफ सॉल्ट इज ग्रेटर देन 7। बेसिक सॉल्ट बन करके आएगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए फटाफट से, जल्दी बताओ। एक वीक एसिड कौन है? तो नेचुरल एसिड सब वीक होता है। एसिटिक एसिड का नाम ले लो, CH3COOH। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था 3-4 स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। आपको अगर उसका नाम याद होगा तो भी दिक्कत नहीं होगा। और एक वीक एक स्ट्रांग बेस लो, NaOH। अब दोनों को सॉल्व करो, क्या मिल के आएगा जल्दी बताओ? सोडियम एसिटेट बनेगा यहाँ पर, CH3COONA। कैसे बनेगा? तो ये NaOH ब्रेक हो जाएगा, Na का कैटायन और CH3COO का एनायन, ये एक साथ मिलकर सोडियम एसिटेट बनाएगा एज ए सॉल्ट और साथ में यहाँ पर वाटर। इन सब चीज़ों का नाम भी लिखना। ये क्या है? सोडियम एसीटेट। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, सोडियम एसीटेट। इससे पहले क्या बना था? अमोनियम क्लोराइड। तो सॉल्ट का नाम भी लिखते चलिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आपको पूछ लेगा कि इन कंपाउंड्स का नाम बताइए, तो आपको वो हेल्प करेगा। चलिए, ये बात समझ में आया? तो इस केस में आपका pH क्या है? सॉल्ट का ग्रेटर देन 7 है और हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, एक और देख लो फटक से, केस 3। अब क्या है आपका? दोनों ही स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग बेस भी है, मतलब 5 H+ और 5 OH-, यानी ये एक दूसरे को कैंसल आउट करके 5 सॉल्ट बना लेगा और वाटर बना लेगा। यानी यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? बिल्कुल ही न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि सारा H+ सारे OH को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है ना? लेकिन इससे पहले वाले केस में जो सॉल्ट था वो न्यूट्रल नहीं था। बस इस एक केस में जो pH होगा वो इक्वल टू 7 होगा। यानी हमने देखा कि सॉल्ट का pH हमेशा 7 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि एसिड कैसा है और बेस कैसा है। तो आई होप आपको सॉल्ट के बारे में, देखो सॉल्ट के बारे में बस इतना ही आपको पढ़ना है। हाँ, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को आपको पढ़ना है जिसमें 1-2 सॉल्ट भी होंगे।
और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एसिड को हमने पढ़ा, बेस को हमने पढ़ा, सॉल्ट को हमने पढ़ा, और अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर के अंदर में टोटल 4 दूसरे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स को आपको पढ़ने हैं, जिनके बारे में आपको जानना है बहुत डिटेल से, जिनका नाम, जिनका केमिकल नाम, जिनका कॉमन नाम, जिनका फॉर्मेशन, जिनका यूजेज, तो इन सारी ही चीज़ों को आपको जानना है इस चैप्टर के अंदर में। तो चलिए ठीक है, फटाफट जो है सो इस चीज़ को नोट करिए और हम लोग शुरू करते हैं क्या, फैमिली सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। जल्दी सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड में देखो यहाँ पर टेबल मैंने दिया हुआ है, ये चीज़ मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप जो हो सो इसको जो है ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन पीडीएफ से बढ़िया, पीडीएफ तो मैं अवेल आपको करवा ही दूंगा, लेकिन मैं एक एक को अभी खुद से पढ़ाऊँगा लिखवा करके, तो वो चीज़ भी आपको लिखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उससे पहले था हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड था। चलिए ठीक है, एक एक करके सबको देखते हैं बारी बारी से। तो हेडिंग लगाओ सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, जल्दी सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, क्या हेडिंग लगाना है, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। नया पेज ले लो एक, इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आप लिखिए जो हम लोग डे टू डे लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं, बिना उसके एक भी दिन आप रह नहीं पाओगे इन द मीन्स कि अगर आप वो आपके खाने में वो चीज़ नहीं रहा तो क्या होगा पता है ना, बिल्कुल आपका खाना टेस्टलेस हो जाएगा। तो सबसे पहला हेडिंग लगाइए सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट। सबसे पहला लिखो, वेरी फर्स्ट वन लिख करके, कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक। क्या है ये, साधारण नमक। चलो अब इसके बारे में इसको अंडरलाइन कर लो। सबसे पहली बात इसके बारे में कि कॉमन सॉल्ट इसका क्या है, कॉमन नेम है, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ कोई आदमी, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है साधारण नमक का, वेरी गुड, NaCl। इसके बारे में दूसरी बात ये, इसका एक और नाम है, जल्दी से कोई आदमी बताइए क्या बोलते हैं इसको, रॉक साल्ट बोलते हैं, या फिर इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाने में यूज़ होता है तो टेबल सॉल्ट, और रॉक के फॉर्म में भी पाया जाता है तो रॉक सॉल्ट। आपने सुना होगा सेंधा नमक के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया आपको ये है क्या। सेकेंड स्टेप में आप लिखिए इसका फॉर्मेशन, जल्दी से, निर्माण, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो एक बात समझिए आप कि इसका फॉर्मेशन जो लैब में होता है वो Na और Cl से होता है। हम Na प्लस लेते हैं, Cl माइनस लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं और ऐसा करने से हमको मिल जाता है क्या, NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 एटम लेते हैं सोडियम का, 1 क्लोरीन का अणु लेते हैं, मॉलिक्यूल लेते हैं, और ये 2NaCl के फॉर्मेट में हमको मिल करके मिल जाता है। लेकिन लैब से हट करके अगर हम नेचर का बात करें कि नेचर में ये सॉल्ट कैसे बनता है, तो आपको जानना है कि एक्चुअली नेचर में जब भी समुद्र के आसपास लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे को करके छोड़ देते हैं। जब ज्वार आता है तो वो पानी ऊपर की तरफ आता है स्थल पे, और वो पानी जो है सो एक गड्ढे में स्टोर हो जाता है। बाद में जब धीरे धीरे इवोपरेशन के कारण पानी उसमें से इवोपरेट हो जाता है, और समुद्र के पानी में जो 50 to 60% या जितना भी उसमें लगभग 18 से 35% के आसपास अलग अलग पानी में सॉल्ट होते हैं, वो उसमें से बच जाते हैं। ये आपको जो है सो याद रखना है ना। तो नेचर में ये कहाँ से मिलेगा, तो सी से मिलेगा, इवोपरेशन के मेथड से मिलेगा। यहाँ एक पॉइंट और आप याद रखो कि जो हमारा सी का वाटर होता है, सी वाटर में टोटल 35% क्या होता है, सॉल्ट होता है। याद हो गया, ठीक है। और इस 35% के सॉल्ट में से लगभग 1 से 1.8 से 2% के आसपास क्या होता है, NaCl होता है। और इतना ही हमारे लिए एनफ है, इतने से ही हम बहुत ज़्यादा NaCl को जो है सो निकाल सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो फॉर्मेशन के बाद जो है सो आपको देखना है कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया ना। फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप लिखिए इसका प्रॉपर्टीज़, NaCl का
प्रॉपर्टीज की इसके अंदर क्या क्या खास बात होती है जो हमको इस क्लास में पढ़ना चाहिए। चलो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखो इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। ये कैसा है? एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कहने का मतलब आयन से मिलकर बना हुआ है, हमने पहले ही देखा है। NaCl कैसा है? एक आयनिक कंपाउंड है। समझ में आ रही है बात? बच्चों हम लोग जो NaCl खाने में यूज़ करते हैं ना, उसमें आयोडीन मिला हुआ रहता है। वो आयोडीन युक्त नमक होता है। आपने सुना होगा ना कि हम लोग जो खाने में नमक यूज़ करते हैं उसमें आयोडीन होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में आयोडीन मिलाने के लिए हम लोग NaCl में मिलाते हैं कुछ सब्सटेंसेस जो आपको याद रखना है। पोटेशियम आयोडाइड हम इसमें मिलाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के मिलाने के कारण ये जो हमारा नमक है वो कैसा हो जाता है? आयोडीन युक्त हो जाता है। आपको ये बात क्या रखना है? याद रखना है। चलिए अपने नमक के बारे में एक बात आपको और याद रखना है, वो ये कि आपके नमक में दैट इज़ NaCl में एक इम्प्योरिटीज़ पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम का। मतलब नमक के अंदर में एक और सॉल्ट होता है क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड करके। और ये वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो एटमॉस्फेयर से वाटर को, मॉइस्चर को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करता है। आपने देखा होगा जब हमारा नमक अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, हम उसको अगर नमक के बर्तन को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो कुछ ही दिन के बाद आप देखोगे क्या कि वो मॉइस्चराइज हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारे जो है सो वाटर के ड्रॉपलेट्स उसमें ऐड हो जाते हैं। आपने ऐसा देखा है ना? तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके नमक के अंदर में क्या रहता है? वहाँ पर आपके नमक में क्या मिला हुआ है? मैग्नीशियम क्लोराइड के जैसा कुछ थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है, और उसी इम्प्योरिटीज़ की वजह से वो क्या हो जाता है? हाइड्रेटेड हो जाता है। ठीक है ना? तो आप लिखिए MgCl2 क्या है? इम्प्योरिटी है, और इसी इम्प्योरिटी के वजह से क्या होता है? आपका नमक मॉइस्चराइज हो जाता है। आप लिखिए इसको D लिक्विकेंट। ठीक है ना? चलो फटाफट से अब लिखो इसके बाद इसका यूजेस। हमने क्या क्या देखा? इसका फॉर्मेशन देखा, ये होता क्या है वो देखा, और अब हम देख रहे हैं इसका यूजेस कि हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे अपने लाइफ में। यूजेस लिखिए सबसे पहला लिखो इन किचन के अंदर में हम इसका यूज़ करते हैं, है ना? फूड में इसका यूज़ होता है। दूसरा लिखो आपके बॉडी में भी सॉल्ट का होना ज़रूरी है। आपके बॉडी में अगर सॉल्ट नहीं होगा तो जो नर्वस सिस्टम वगैरह है ना आपके बॉडी का, वो बहुत बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। तो ये बात भी आप याद रखोगे कि आपके बॉडी में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है। तीसरी बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को बनाने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा को बनाने में इसका यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा को बनाने में इसका यूज़ करते हैं। लिख ही लीजिए इसको भी। इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है? पढ़ोगे आगे। उसके बाद वॉशिंग सोडा, है ना, इन सब चीज़ों को बनाने, या फिर ब्लीचिंग पाउडर, इन सब चीज़ों को बनाने में हम यूज़ करते हैं। पढ़ेंगे हम लोग आगे इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल से। ठीक है। तो बस यही 1 2 3 आप यूज़ इसका याद रखिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है, तो बस आप इन चीज़ों को आप याद रखिए और काम आपका हो जाएगा। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड के बारे में, NaCl के बारे में इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, दूसरा कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं। चलो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेना फटाफट से। होता क्या है ये? NaCl क्या बोलते हैं इसको? कॉमन सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट। फार्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरी बात ये एक आयनिक कंपाउंड है। तीसरी बात फॉर्मेशन करने के लिए NaCl को मिलाते हैं। चौथी बात समुद्र से इसका फॉर्मेशन होता है। समुद्र के पानी में लगभग में 1.8 से 2% के आसपास NaCl पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें हम लोग इसको आयोडीन युक्त करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम का इसमें इम्प्योरिटी होता है, जिसके कारण ये मॉइस्चराइज हो जाता है। तो इतनी तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखा, और एक एक करके आप इन बातों को याद रखिए। इससे ज़्यादा NaCl के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए दूसरा कंपाउंड है, हेडिंग लगाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है इसका NaOH। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लिखिए फटाफट इसका केमिकल नेम, ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद लिखो केमिकल फॉर्मूला, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आ जाओ फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट लिखो फॉर्मेशन। कैसे होगा इसका फॉर्मेशन? तो देखो दरअसल इसके फॉर्मेशन का एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल।
ये पूछता भी है सीबीएसई बोर्ड खास करके। NaCl बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, आपको बस याद रखना है जब भी पूछेगा तब या तो आपसे ब्लीचिंग पाउडर पूछेगा या तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और ये चीज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में ही पूछेगा आपसे, ठीक है ना। फॉर्मेशन लिखो इसका। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो लेते हैं NaCl का एक सॉल्यूशन यानी एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl और इसमें पास आउट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास आउट करवाते हैं इससे? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं इसके एक्वस सॉल्यूशन से, मतलब रिएक्टेंट वाले साइड में क्या हो जाएगा, NaCl प्लस वाटर, और अब इसमें हमने क्या डाला, इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा करने से हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रही है बात? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यहाँ पर क्या इवॉल्व होगा, हमको हाइड्रोजन मिलेगा और साथ ही साथ में क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमको चाहिए था सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमको वो भी मिल जाता है और साथ ही साथ में दो ऐसा चीज़ मिलता है जो और भी ज़्यादा यूज़फुल है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूल होता है तो हम लोग उसका भी यूज़ कर लेते हैं, क्लोरीन भी कीटनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है तो हम उसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, क्योंकि इस फॉर्मेशन के थ्रू जो भी बाई प्रोडक्ट है वो भी बहुत यूज़फुल होता है। NCERT में इस बात को जिक्र किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन हमने देखा कैसे होता है बच्चों। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली मेथड। क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली मेथड। नोट में लिख लो, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर CHLOR क्लोर अल्कली मेथड। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मेथड में हमको अल्कली भी मिलता है, बेस भी मिलता है और साथ में क्लोरीन भी मिलता है, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोर अल्कली मेथड। दूसरी बात, ये जो हमने लिया था ना रिएक्टेंट NaOH और H2O, इसका एक बहुत ही अच्छा नाम है ब्राइन, शायद ब्राइन ही है इसका, ठीक है ना। रिकॉर्ड देख लेना NCERT में, इसको ब्राइन बोला जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, याद रखोगे इस चीज़ को। एक और बात लिखो नोट में, इंपॉर्टेंट बात इसमें, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लिखो, during this reaction hydrogen H2 and sodium hydroxide NaOH get deposited on cathode while chlorine Cl2 can be found at एनोड। इस बात को थोड़ा सा समझ लो पहले बढ़िया से, मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पर ये हमारा एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने क्या करा, एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाला, एक दूसरा इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर डाला और इसके बीच में हम क्या भरे हुए हैं, पूरा का पूरा ब्राइन क्या होता है, NaCl प्लस H2O। अब जब ये ब्रेक होगा तो क्या क्या बनेगा, देखो बैटरी से एक को पॉजिटिव एंड से जोड़ दो और एक को बैटरी के निगेटिव एंड से जोड़ दो। जिसको बैटरी के निगेटिव से जोड़ोगे उस पर निगेटिव चार्ज एकोमुलेट हो जाएगा और वही क्या कहलाएगा, कैथोड। जिसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ोगे उस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज एकोमुलेट हो जाएगा और यही क्या कहलाएगा, एनोड। ये सब बात तो पता है ना, पहले भी मैंने बता रखा है आपको। अब देखो क्या होता है, समझिए आप इस बात को। कैथोड चूंकि निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले पार्ट को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव वाला पार्ट कौन कौन है इसमें, सबसे पहले तो एक NaOH जो है ये भी इवॉल्व होगा और H2, ये दोनों ही कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे, जबकि Cl2 निगेटिव है तो वो कहाँ चला जाएगा, प्लस वाले के पास, मतलब एनोड पे। क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओलंपियाड में या फिर पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो पिछली बार जो पूछा था वो इस तरीके से कहा था कि क्लोर अल्कली मेथड के दौरान क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पे मिलती है, तो आपको बताना है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे या फिर एनोड पे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या है, एनोड, वहाँ पे मिलती है। ये बात आपको याद रखना है। आप एक काम करो, साइड में लिख ही लो, लिखो एट कैथोड। कैथोड पे क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो NaOH और साथ में H2। दूसरी बात एट एनोड, एनोड पे क्या क्या मिलेगा जल्दी से बताओ, एक आपको मिल जाएगा Cl2। तो ये बात आपको याद रखना है इस पूरे ही रिएक्शन को लेकर के। ये क्लोर अल्कली मेथड था।
इसमें से निकलने वाले सारे ही चीज़ का अपना अपना यूज़ है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो फ्यूल के रूप में यूज़ होगा। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो वो आपको जो है सो कपड़ों को जो है सो हम लोग जब ब्लीचिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लीच करने में, कपड़ों को ब्लीच करने में इसका यूज़ होता है, वहाँ हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्लोरीन का यूज़। फिर कीटाणु वगैरह को मारने में हम लोग यूज़ करते हैं बहुत जगह पर, है ना। तो उसके बाद फिर अलग अलग टाइप के पीवीसी के फॉर्मेशन में इसमें जो Cl2 निकलता है ना, उस Cl2 का बहुत यूज़ है। एक तो हो गया आपको कहाँ पर, मैंने पहले बताया आपको सबसे पहले कि क्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, CFC वगैरह, PVC वगैरह को बनाने में, कपड़ा को ब्लीच करने में, और उसके बाद कीटाणु वगैरह को मारने में। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से याद होगी आपको ये सारा चीज़। चलिए, इसमें दूसरा प्रोडक्ट निकला था क्या, H2, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का भी अपना यूज़ है। ये रॉकेट में फ्यूल के जैसा यूज़ होता है। रॉकेट के अंदर में हम हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके और उसको लिक्विफाइड बना करके यूज़ करते हैं, है ना। तो इस चीज़ से आपको ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जब हम लोग हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स के चैप्टर में, वहाँ भी हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट करने के लिए। तो खैर वो सब बात का चीज़ है। अभी बस आप ये लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं ना, तो लिखो यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ देखो केवल। बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसका यूज़ बाद में देखना। चलिए लिखिए यूजेज ऑफ NaOH। मैं लिखवाता हूँ आप लिखिए। सबसे पहले लिखो इन द फॉर्मेशन ऑफ रेयॉन। इन द फॉर्मेशन ऑफ रेयॉन। रेयॉन क्या चीज़ है, फाइबर होता है, पढ़े होगे 7 में। इन द फॉर्मेशन ऑफ रेयॉन। सेकेंड यूज लिखो इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये भी आपको पढ़ाना है जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स ना, तो उसका लास्ट टॉपिक यही है, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में। उसके बाद तीसरा लिखो, जब हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे ना बॉक्साइट का, लिखो इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। अब बॉक्साइट क्या है, तो ये हमारा एक और है किसका, एल्युमिनियम का। Al2O3.Xh2 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए, इतनी सारी बात याद हो गई आपको। साबुन के बारे में देखेंगे हम लोग आगे। तो इस तरीके से बस इस कंपाउंड के बारे में इतना ही बात आपको याद रखना है। साफ़ करो फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अगला कंपाउंड जो कि है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तीसरा कंपाउंड के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। चलिए एक एक करके इसके बारे में लिखिए फटाफट। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। किसी बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा CaOCl.Cl, ठीक है। ये हम लोग जब इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो उस तरीके से ही अरेंज हुआ रहता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। कैल्शियम रहता है। कैल्शियम से आप देखोगे कि एक तरफ तो OCl जुड़ा हुआ रहता है और एक तरफ Cl जुड़ा हुआ रहता है। चलिए उसके बाद फिर आगे देखिए। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में केमिकल फार्मूला हो गया ना। केमिकल नेम लिखिए। इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। याद रहेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलो, कहीं कहीं पर इसको कहा जाता है एक और नाम से, हम लोग जानते हैं इसको, दैट इज़ क्लोराइड ऑफ लाइम। एक्चुअली बच्चों CaO को हम लोग बोलते हैं लाइम, और इसी लाइम में लग गया है क्लोराइड, तो हम कहेंगे क्लोराइड ऑफ लाइम। किसी बुक में ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा याद रखो, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, किसके बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में ना, तो उसका एक और नाम था कॉस्टिक सोडा। कहीं पे लिख लेना, उसको मैं भूल गया था उसमें बताना। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर, तो इसी तरीके से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। CaUSTIC, कॉस्टिक सोडा। किसको बोलते थे हम लोग, NaOH को। लिख ही लेना इसको याद से। NaOH क्या होता है, ये कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में समझ में आ गया। अब अगला काम ये करो, लिखो इसका फॉर्मेशन, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक मेथड से किया जाता है। उस मेथड का नाम है हेसन क्लेबर मेथड। लिखो हेसन
क्लेवर मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बूझे हुए चूने पर, देखो चूना कहते हैं CaO को, अगर तुम इसमें डाल दोगे वाटर तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। यही है तुम्हारा क्या, स्लैग्ड लाइम या फिर बूझा हुआ चूना। इस बूझे हुए चूने पर, इस बूझे हुए चूने को जब हम गर्म करते हैं कितना डिग्री पर, 40 डिग्री पर, और तब जाके इस पे हम क्लोरीन गैस इसमें से पास करवाते हैं, तो यहाँ हमको बनता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ में आया? एक बार फिर से सुनो, पहले तो चूना लेना है, उस चूना में पानी डालना है तो वो बुझ जाएगा, इसी को बोलते हैं बूझे हुए चूने, मतलब स्लैग्ड लाइम। इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस मेथड को बोला जाता है क्या, हेसन-क्लेवर मेथड। ये आपको याद रखना है। इसका डायग्राम बना लो पहले बढ़िया से। चलो लिखो नीचे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। इसके नीचे लिखना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसके नीचे लिखना क्लोरीन, और इसके नीचे लिखना ब्लीचिंग पाउडर, और यहाँ पर वाटर। ठीक है ना? तो ये था इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन पढ़ने के बाद लिखिए प्रॉपर्टीज़। टोटल 4 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए आप इसको याद रखिए। सबसे पहले लिखो ये येलो कलर का होगा। किस कलर का होगा, ये येलो कलर का होगा। इसके अंदर में स्मेल भी आता है। कैसा स्मेल आता है, स्मेल लाइक क्लोरीन, क्लोरीन के जैसा स्मेल आता है, ये भी आप याद रखोगे। तीसरी बात, एक बात और याद रखना कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो CaOCl2 है, अगर आप थोड़ी भी देर इसको छोड़ दोगे ना हवा में, तो ये क्या करता है, CaOCl2 ये हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और क्लोरीन को लिबरेट कर देता है। ये इसमें एक डिमेरिट है, आपको याद रखना है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, जब भी तुम इसको एयर में छोड़ दोगे तो ये कुछ और बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये बात आपको याद रहा। एक और बात याद रखिए कि ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये अगर हवा के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऐसा बनेगा, लेकिन ये कभी कभी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, लाइक H2SO4, और एसिड के साथ में रिएक्ट करके ये बना लेता है CaSO4 प्लस H2O और प्लस CO2। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करके क्लोरीन गैस को डिजोल्व कर देता है। तो मतलब फुल्ली अनस्टेबल जो है सो ये कंपाउंड होता है। आपको जो जानना है इसके बारे में वो ये नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इसका यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले लिखो ब्लीचिंग पाउडर है ये, इसमें क्लोरीन होता है, तो इसका भी यूज़ किया जाता है कीटाणु वगैरह को मारने के लिए। ठीक है ना? पेस्टिसाइड्स के रूप में इसका यूज़ होता है। दूसरी बात लिखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लॉन्ड्री वगैरह करने में, कलर को डिसकलर करने में कपड़ा के ऊपर से, वहाँ इसका यूज़ होता है। उसके बाद तीसरा लिखिए, तीसरा यूज़ लिखो, क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म हम लोग किसको बोलते हैं, CCl4 क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, उसके फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है क्योंकि इसमें क्लोरीन है। चौथी बात लिखिए इसमें, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। ठीक है ना? तो अभी चैप्टर 1 में पढ़ा होगा तुमने, वहाँ से तुमको अगर याद होगा तो बस इतना सारा बात खत्म है। यही था हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर जो है सो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमारा जो है बेकिंग सोडा, और उसके बाद वॉशिंग सोडा, और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड देन जिप्सम। तो टोटल 3-4 कंपाउंड्स और बचे हुए हैं। तो आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इन चीज़ों को फटाफट आप लिखिए, आप याद करिए। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभार पूछी जाती हैं, हर समय तो नहीं लेकिन कभी कभार पूछी जाती हैं। खास करके जो हम लोग बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे ना, अगले क्लास से जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को सबको एक बार देख लेना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए।